नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बहुत स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज जो मेंस का कंटेंट लेके आ रहे थे, मतलब 2020 पीसीएस का, जिस पर हम लोगों ने पेपर 2020 पीसीएस के पेपर में बात की कि जो मेंस का कंटेंट हम लोग लेके आए से पहले पेपर 1 को हम लोगों ने पूरा सॉर्ट आउट किया, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पेपर 2, जीएस का पेपर 2। उसको भी उसी तरीके से 4 खंडों में लेके आएंगे। फिलहाल आज उसका पहला खंड है, मतलब उसी तरीके से ए, बी और सी और डी, हर में 5-5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 into 4 क्लासेस में कुल 20 सवाल आपको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए कि भाई आपको एग्जैक्टली मेंस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसीलिए ये मेंस का पेपर लेके आए, कोई बनावटी पेपर नहीं है। आयोग द्वारा जो आयोजित सबसे लेटेस्ट पेपर है मेंस का, उसी पेपर पे हम लोग इस प्रैक्टिस को करेंगे। और क्योंकि इससे एक ट्रेंड भी पता लगेगा, साथ में आप जो है जान पाएंगे कि हमें मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखते वक्त किन सावधानियों का विशेष ध्यान देना होता है। तो चलिए एक संक्षिप्त परिचय के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया हुआ है लोक प्रशासन विषय से, साथ में दोस्तों मैं एलएलबी हूँ। 3 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पब्लिक एड एज ए ऑप्शनल के रूप में पढ़ाता हूँ। साथ में जीएस का पेपर 2 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेरी स्पेसिफिक है। अब थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो लाभ मिलता है आपको मिलता है डेली लाइव क्लास, जिसके माध्यम से आप अपने टीचर से एंगेज हो सकते हो और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है आपको, जो कि पूरे महीने का शेड्यूल दिया जाता है, जिसमें आपके पर्टिकुलर टीचर का जिससे आप जुड़ते हो, जो पूरे मंथ में क्या क्या पढ़ाएंगे। लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं, ये आपको फ्री में भी मिलता है। फ्री में यूज करने के लिए आपको अनलॉक कोड का जरूरत पड़ेगी। अनलॉक कोड PS10 यूज करके आप लाइव टेस्ट और क्विजेस का यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें भी आप जाते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती। जैसे कि यूपीपीएससी एंड यूपी में आप गए तो आपको इसकी समस्त जो है क्या कहते हैं कि क्लासेस उपलब्ध होंगी, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। अपने मनपसंद शिक्षकों के साथ अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किसी भी समय किसी भी जगह आप पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं। अगर छूट जाती है लाइव क्लास तो आप रिकॉर्डेड रूप में वीडियो को अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। सभी कक्षाओं के बाद आपको क्या मिलते हैं, क्लास नोट्स वीडियो के रूप में मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हर 4th क्लास, चौथी क्लास जो होती है वो होती है डाउट क्लियरिंग सेशन। मतलब पिछले 3 क्लास में आपने जो पढ़ा है उसको डाउट के रूप में हर चौथी क्लास में सॉल्व कराया जाता है, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी न की जाए अकेडमी पे। आपको कराया जाता है इस तरीके से कि आपका सिलेबस भी पूरा हो, साथ में आपको समझ में भी आए। तो थोड़ा सा अंतर देख लीजिए कि फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में क्या अंतर है भाई। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, यहाँ पर ओकेशनली प्रैक्टिस सेट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ओकेशनली पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, साथ में आपको लिमिटेड डाउट सेशंस उपलब्ध होते हैं। यही जैसे आप प्लस से पहुंचते हैं, आपको कंप्लीट और रिलेवेंट सिलेबस जो है कवर कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध होते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स होते हैं, सभी डाउट्स आपके सॉल्व कराए जाते हैं टॉप एजुकेटर्स पर्टिकुलर सेक्शन के। जो लेटेस्ट बैच शुरू होने वाले हैं, जो शुरू हो चुके हैं 9 फरवरी से। देखिए, 9 फरवरी से बैच शुरू हो चुका है UPSSC लेखपाल का बैच। 9 फरवरी से ही बैच शुरू हो रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का बैच, जो कि 100 दिन का प्रोग्राम है। एक RO 2021 के लिए भी बैच 9 फरवरी शुरू है। साथ में जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उनका 8 फरवरी से बैच शुरू हो चुका है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बहुत कम फीस में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। और ये सारा का सारा ऐसा नहीं कि आपको सबके लिए अलग अलग फीस देनी है, सब कुछ एक ही फीस में। आप यूपीपीएससी एंड UPSSC का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप PS10 कोड का यूज करके आप इन समस्त क्लासेस का एक साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सबके लिए अलग अलग फीस करनी है, एक ही लेना है। मात्र अगर 2 साल का आप एडमिशन लेते हैं तो 7,560 रुपए में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ 2 ऑप्शनल और चल रहे हैं, पबेड प्लस ज्योग्राफी, इनके भी ऑप्शनल की शुरुआत हो चुकी है। तो इतना सब कुछ आपको पर्टिकुलर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। UPSSC का जो बैच है लेखपाल के लिए, इस पर निम्न टीचर्स, निम्न एजुकेटर आपको जो है अच्छे से गाइडेंस प्रदान करेंगे। साथ में UPPSC जो प्रीलिम्स बैच है उसके लिए ये जो निम्नलिखित टीचर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये लोग का बैच पूरा टीम है। ये टीम मिलकर जो है आपको 100 दिन में UPPSC प्रीलिम का बूस्टर बैच जो है आपको उपलब्ध कराएगी। अचूक रामबाण बैच होगा, ताकि आपका प्रीलिम्स किसी कीमत पर ना रुके। तारिक कान सर, जो कि टॉप एजुकेटर है अकेडमी पे, जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है, उन सर से अपनी गाइडेंस प्राप्त कर सकता है। पूरा बैच ये कराएंगे, 6 महीने के कोर्स में है, और हिंदी में बैच उपलब्ध है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इसी बैच में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। RO के लिए भी पूरा एक टीम है टॉप एजुकेटर्स की, वो मिलकर आपको RO के 90 डेज का जो बैच है इसे कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन बैच होगा, हिंदी में होगा, और प्रैक्टिस जो मिलेगी आपको साप्ताहिक क्विज और प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध इस पे कराए जाएंगे। सभी बैचेस के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप लोग पर्टिकुलर करिए क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको अपने मनपसंदा बैच पर क्लिक करना है और सीधे आप क्लास से जुड़ जाते हैं। तो कुछ खास नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और आप जो लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके माध्यम से आप पर्टिकुलर सेक्शन पे किसी भी टच करेंगे तो आप अपने बैच में सीधे पहुंच जाएंगे। तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको।
एडमिशन के लिए जो फीस है उसको देख लीजिए, बहुत ही कम फीस है। जो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, आपको कम से कम 12 मंथ या 24 मंथ का आप एडमिशन लें, क्योंकि इससे कम में तो सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाएगा और फीस में भी ज़्यादा अंतर है नहीं। तो 12 मंथ की फीस है 7,000 रुपये। आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं तो आपको फीस डिस्काउंट हो जाती है 10% की, और एक साल की फीस कितनी हो जाती है, मात्र 6,300 रुपये। इसी प्रकार 12 मंथ की 24 मंथ की फीस जो है वो 8400 रुपये, और एक इसमें भी आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं तो आपकी फीस कितनी हो जाती है, मात्र 7,560 रुपये। तो रेफरल कोड के रूप में PS10 कोड का यूज कर सकते हैं। फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए भी आप मेरे इस कोड का यूज कर सकते हैं। साथ साथ अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं PS10। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यूपी PCS मेंस का पेपर 2 करेंगे आज, और उसका सेक्शन ए, मतलब मैंने जैसे बताया कि A, B और C और D 4 सेक्शन में मैंने क्लास को बांट रखा है। हर सेक्शन में 5-5 सवाल होंगे। तो आज पर्टिकुलर शुरू से 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये पहला पेज जो है ब्लर हो गया है, ब्लैक क्या साफ दिख रहा होगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि स्कैन कराने में। देखिए 8 नंबर का सवाल है ये। क्वेश्चन पूछ रहा है न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए। मतलब कि पहले आपको बताना है कि न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है। मतलब पूछ रहा है कि पहले तो आप बताइए न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, और इसकी वजह से कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के जो संबंध थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका मूल्यांकन करना है। तो मैंने बताया मूल्यांकन में क्या होता है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष लिखने होते हैं। इन दोनों पक्षों के आड़ में ही आप मूल्यांकन करते हो, क्योंकि मूल्यांकन कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। मूल्यांकन में आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों पर चर्चा करनी होती है। 8 नंबर का सवाल है, यानी कि आपको 125 शब्दों में आपको ये उत्तर लिखना होगा, और समय मैंने बताया कि जो 8 नंबर के सवाल होते हैं उसके 8 से 9 मिनट में आपको उत्तर पूरा करना होता है। शब्द सीमा और समय सीमा का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बिना इसके जो है आपका पूरा पेपर एक संतुलित पेपर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बताना है आपको कि न्यायिक सक्रियतावाद क्या है। सक्रियतावाद क्या है, तो आप बताइए कि न्यायपालिका द्वारा जनहित और समाज हित में आगे बढ़कर न्यायिक भूमिका का निर्वहन करना, जिसके माध्यम से वंचित और जो ऐसे वर्ग हैं जो न्याय तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं, उनके लिए एक सक्रिय भूमिका का जब निर्वहन करने लगती है न्यायपालिका, तो उसे ही न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद के तहत जो आप PIL को भी डाल सकते हैं, बट PIL एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी आप डाल सकते हैं उसको, कि इसमें न्यायपालिका सुओ मोटो एक्शन के आधार पर जो है खुद ही किसी मैटर को जैसे देखती है तो अपने स्वयं निर्णय के आधार पर जो है उस मुद्दे को उठा लेती है, और उठाने के बाद जो है उस पर किसी न किसी प्रकार का आदेश, निर्देश या निर्णय जो है जारी कर देती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि कोई व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष जो है न्याय के लिए नहीं जाता, बल्कि न्यायपालिका स्वयं जो है किसी जनहित के मुद्दे पर कोई न्याय निर्णय कर उस समस्या को समाप्त करने की या इसका समाधान निकालने का प्रयास करती है। तो आपने बता दिया न्यायिक सक्रियतावाद क्या है। अब पूछ रहा है कि इस भारत में इसका न्यायिक सक्रियतावाद का कार्यपालिका और न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका मूल्यांकन करना है। तो मैंने बताया कि पहले आपको बताना है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंधों पर पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो बताइए पहले आप, इससे क्या हुआ कि कार्यपालिका अधिक जिम्मेदार हो गई, बेटी, क्योंकि उसको पता है कि हमें हमारे कार्यों को न्यायपालिका चेक कर रही है, इसलिए जो है ये अधिक जिम्मेदार तरीके से काम करने लगे। पारदर्शिता तथा दक्षता में बढ़ावा हुआ। दक्षता बढ़ी किसकी, कार्यपालिका की। साथ साथ और क्या देखने को मिलता है आपको, जो लोकहित के मुद्दे हैं, मुद्दों पर अधिक सक्रिय हुई गई। कौन, कार्यपालिका। इसके साथ एक दो और पॉइंट पॉजिटिव में लिख दीजिए आप। पॉजिटिव पॉइंट में लिखना है अभी, क्या लिखेंगे
कि कार्यपालिका जो है संवेदनशीलता तथा प्राकृतिक न्याय पर कार्य करने लगी। मतलब जो पहले ये था कि सिर्फ अपने काम को खत्म करना है जहां तक मकसद था, अब क्या हुआ कि काम ही नहीं खत्म करना, संतुष्टि भी प्रदान करनी है अपने काम के माध्यम से। और खास तौर से जो लोकहित के मुद्दे हैं उस पर संवेदनशील हो गई, और जो निचला तबका है जिसको बेसिकली उसकी योजना जो क्रियान्वित करी जा रही है कार्यपालिका के माध्यम से, वो उस वर्ग तक पहुंचे, इस बात का भी ध्यान जो है कार्यपालिका ने रखना शुरू किया। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट हुए आपके। इसके दूसरे नेगेटिव पॉइंट में क्या लिखोगे आप? नेगेटिव पॉइंट में आप लिखेंगे क्योंकि भारत में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत लागू है। पृथक्करण सिद्धांत लागू है। ऐसी दशा में क्या हुआ कि न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता क्या हो गई? न्यायिक हस्तक्षेप या न्यायिक बाधा के रूप में सामने आने लगी। न्यायिक हस्तक्षेप या बाधा के रूप में सामने आई। इससे क्या हुआ? कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है एक प्रतिद्वंद्वता देखने को मिली। प्रतिद्वंद्वता देखने को मिली क्योंकि न्यायपालिका अब कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी। तो क्या हुआ? कार्यपालिका ने क्या किया, इसका असर क्या पड़ा कि जो जनहित के मुद्दे तथा लोकनीति पर क्या हुई? है निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय मतलब कि जैसे कि मतलब उसने कम इंटरेस्ट लेना, क्योंकि उसको पता है कि अगर कुछ भी ऐसा हम करते हैं तो कहीं ना कहीं मैटर उठता है और न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप करती है। स्वयं न्यायपालिका ने माना कि जजों को अपनी जो है एक जो अपनी उनकी सीमा है उसको ध्यान रखना चाहिए, अत्यधिक रूप में कार्यपालिका और विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़े कार्यपालिका और न्यायपालिका के न्यायिक सक्रियतावाद के आधार पर। इसी तरह निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि हालांकि न्यायिक सक्रियतावाद एक जो है प्रगतिशील विचारधारा है न्यायपालिका की, जिसके माध्यम से वंचित और ऐसे मुद्दों पर जिस पर क्या कहते हैं कि तत्काल न्याय की आवश्यकता होती है, न्यायपालिका ऐसे मुद्दों को उठा के, उदाहरण के लिए कृषि बिल को आप दे सकते हैं, लेटेस्ट में जो हुआ है कृषि बिल के मैटर पर उन्होंने कह दिया था साफ साफ कि अगर आप कोई निर्णय लेते तो हम निर्णय लेंगे। ये वाले कंटेंट को आप डाल सकते हैं, डाल के बता सकते हैं कि इससे क्या होता है जब सरकार और कार्यपालिका निष्क्रिय हो जाती है या लोकहित के मुद्दे पर विशेष ध्यान नहीं दे पाती और मुद्दा अति व्यापक होता है, लोक महत्व का होता है, तो ऐसे मुद्दे पर न्यायपालिका आगे बढ़कर न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक सक्रियतावाद का प्रयोग करती है। परंतु न्यायपालिका को भी अपनी जो है सीमाओं का ध्यान देना चाहिए, अत्यधिक हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, ताकि कार्यपालिका भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सके। इस तरीके से करके आपने उत्तर को अपने समाप्त कर दिया। ठीक है, वैसे बहुत बड़ा हो गया है ये, ध्यान दीजिएगा, इसमें से काटना छाटना पड़े क्योंकि शब्द आपका 125 से ज्यादा 140 शब्द तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसको टाइप भी कर दिया क्योंकि थोड़ा सा ब्लरनेस थी इसमें। यही चीज है सेम। भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। ये कहना चाह रहा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो तानाशाह नहीं बन सकता। तो आपको सबसे पहले क्या बताना होगा इसमें, बताइए। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति का पद का व्याख्या की गई है और भारत का राष्ट्रपति जो है हमारा क्या है, हमारा जो है हमारे राष्ट्र का प्रधान होता है। परंतु यही भी लिख दीजिएगा, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो आपने पहले लाइन में मतलब स्टेटमेंट में बता दिया कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये तानाशाह बन सकता है, स्पष्ट कर दिया आपने, क्योंकि आपको पूरी तरीके से जाना है कि लोकतंत्र में तानाशाह कोई नहीं बन सकता है। इस लाइन को भी जोड़ सकते हैं। भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बना रखा और लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां पर लोगों को चुना जाता है, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ऐसी व्यवस्था में तानाशाह बनना नामुमकिन है। फिर आपको बताना है, हेडिंग बना के आपने इतना लंबा लिख दिया 20-30-40 शब्द का यहां पर। फिर आपने हेडिंग बनाई कि राष्ट्रपति क्यों
तानाशाह नहीं बन सकता, बन सकता। ठीक, आपने हेडिंग बना दी है और एक एक पॉइंट करके आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों, आखिर ऐसा क्या संविधान में वर्णन है जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि ऐसा हो नहीं हो सकता। देखिए, पहले आप बताएंगे कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, यही पर बाउंडेशन लग गई कि भाई वो अपने मन से तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उससे क्या हो गया कि आप जो है नहीं कह सकते कि आप जो है कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से कुछ कर सकता है। वीटो शक्ति, वीटो शक्तियां उपलब्ध नहीं, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप पॉकेट वीटो। ठीक, फिर बताइए कि जो ये अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जो जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, उसमें क्या होता है कि वो जो सिर्फ तभी करता है, कब, जब संसद जो है सदन में ना हो, और सदन में आने के बाद क्या होता है आपको बताना पड़ेगा कि 6 हफ्ते के अंदर इस पर कानून बनाना पड़ता है अध्यादेश पर, वरना ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इसके माध्यम से भी ये इस पर रोक लगाई गई। इसके साथ साथ आप बताइए कि राष्ट्रपति जो किसी की भी नियुक्ति करते हैं, जिसकी कार्यकारी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो भी मंत्रिपरिषद पर निर्भर है, पर निर्भर। और बताइए यहां पर कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो कौन होता है, पीएम होता है। तो इसका अर्थ है कि वास्तविक शक्ति किसके पास है, पीएम के पास है। ठीक, आपने बता के छुट्टी के, इसको डिटेल जब करेंगे तो अपने आप ही सब बढ़ता है। उसके बाद निष्कर्ष लिख दीजिए कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति क्या कोई भी यथा प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति, और जिस तरीके के हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया है उसमें जो प्रावधान रखे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि तानाशाही जैसी जो परिकल्पना है भारतीय लोकतंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्यों को चेक करती हैं, और इस आधार पर जो है किसी व्यक्ति का तानाशाह बनना जो है भारत में संभव नहीं है, करके आपने उत्तर को अपने समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको सबको फेयर कर लेना, आप अपने हाथ से लिख लिख के आपके पास एक अच्छा उत्तर तैयार हो जाएगा। इन कंटेंट को इसके साथ साथ अन्य कंटेंट भी आप डालकर अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। आप लोग जितने भी मैंने इस तरीके वाली क्लासेस ली हुई हैं, इसको कोशिश कीजिए कि आप एक फेयर करके एक आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में आपको आइडिया लग जाएगी 200 शब्द जो लिखे जाते हैं या 125 शब्द लिखे जाते हैं वो आपके पर्टिकुलर कितने होते हैं वो। तो आप जो है इस प्रकार की प्रैक्टिस लगातार करोगे तो एग्जाम में आप मतलब भ्रमित नहीं होगे कि हाँ लिखते चले गए, भाई वहां समय का सब तो है नहीं गिनने का, शब्द गिन रहे बैठ के, तो एक आइडिया लगा रहेगा आपको। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, और ये क्वेश्चन है 8 नंबर का। ठीक है, यानी कि वही 125 शब्द, समय आपको देना है 8 से 9। आपसे पूछ रहा है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका। तो आप बताइए पहले प्रस्तावना में कि आपको बताना है, पहली बात थोड़ा सा बताइए कि सहकारी संघवाद के बारे में बता दीजिए। सहकारी संघवाद क्या है प्रस्तावना में? सहकारी संघवाद में बताइए आप कि जहां पर केंद्र और राज्य मिलकर, केंद्र प्लस राज्य मिलकर विकास तथा जन कल्याण कार्य करते हैं तथा सह अस्तित्व बनाए रखते हैं,
ऐसी ही व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सहकारी संघवाद। ठीक, तो आपने बता दिया प्रस्तावना में सहकारी संघवाद क्या। अब आपसे पूछ रहा अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण, यानी आलोचनात्मक विश्लेषण, सॉरी परीक्षण विश्लेषण एक ही चीज है। तो इसमें कहने का अर्थ है कि आपको क्या करना है, सिर्फ बताना ही नहीं है कि अंतरराज्यीय परिषद की क्या भूमिका है, और आपको यह भी बताना है साथ में कि वो अपनी भूमिका पर खरी क्यों नहीं उतरी। यानी आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब क्या हुआ कि वो उसको जो भूमिकाएं दी गई हैं वो सही तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर पा रही है। तो अब आ जाइए अगले पेज पर। आपको पहले बताना है कि अनुच्छेद 263 में अंतर राज्यीय परिषद की जो है बात की गई है। ठीक, इसका कार्य क्या है? कार्य केंद्र, राज्य तथा राज्य राज्य जो संबंध हैं उन पर सलाह देना तथा बेहतर संबंध स्थापना का प्रयास करना। ठीक, आपने बता दिया मोटा मोटा कि हमने भाई अनुच्छेद 263 में ऐसी व्यवस्था कर रखी है। ठीक, अब आपको बताना है कि क्या क्या इसके कार्य है। तो पहले एक तो बता दीजिए कि प्रधानमंत्री इसका क्या होता है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है तथा अन्य केंद्रीय मंत्री इसमें होते हैं। केंद्रीय मंत्री, साथ ही राज्यों के सीएम। ठीक, आपने बता दिया। अब आपने बताया कि ये क्या करती है कि संसाधनों को लेकर, वित्त को लेकर या अन्य मामलों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं केंद्र राज्य और राज्य राज्य के मध्य, उसका क्या करती है? समाधान हेतु क्या करती है? सिफारिश। ठीक, करती है। ये उसका मुख्य कारक ने बता दिया। अब ये पूछ रहा है कि समस्या क्या है। ठीक है, तो बताइए कि आप लिख सकते हैं यहां पर समस्या क्या, हेडिंग बना सकते हैं समस्या क्या। भाई सब कुछ अच्छा ही है, दिक्कत क्या हो गई फिर? तो बताइए कि 1990 में पहली बार इसका गठन हुआ। ठीक, अंतिम बार इसकी बैठक जो अब तक हुई है 2016 में हुई है। इसकी सिफारिश जो होती है सलाहकारी है, अतः बाध्यकारी नहीं, सिर्फ सलाहकारी है। फिर आप बता सकते हैं आगे की राह यहां पर। चलिए यहां पर जगह नहीं बची तो मैं यहां बता देता हूं आपको, लिखना आंसर के नीचे है। ये तो मेरी आगे की राह में आप यहां बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। सलाहकारी क्या बाध्यकारी होनी चाहिए इसकी सलाह? साल में 2 बार अनिवार्य बैठक होनी चाहिए। ठीक, और भी आप अच्छी अच्छी बातें इसमें बता सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपने बता दिया कि अंतरराज्यीय परिषद जो अपना कार्य कर रही है, कार्य तो उसका अच्छा है, लेकिन क्योंकि उसकी सीमाएं हैं बाध्यकारी, तो उसकी सलाहकार जो उसकी जो सिफारिश है वो बाध्यकारी नहीं है और उसकी बैठकें अनिवार्य रूप से नहीं होती हैं। ये सब समस्याएं। साथ साथ में क्या करना है कि इसको जो है इसको जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो उसके अनुसार इसका महत्व भी होना चाहिए। ऐसे करके आप निष्कर्ष में इसके उत्तर को आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, आप लोगों ने प्री में कई बार पढ़ा होगा। ये भी 8 नंबर का 125 शब्दों में लिखना है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि अनुच्छेद 32 को किसने कहा आत्मा? अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर ने क्या कहा है? आत्मा कहा है। क्योंकि स्वयं में ये क्या है? अनुच्छेद 32 मूल अधिकार भी है और इसके माध्यम से क्या करती है सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की
मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक, तो आपने ये प्रस्तावना में लिख दिया। अब क्या रहा है कि बताइए भाई आत्मा है क्यों है, व्याख्या करनी है आपको, तो बताना है आपको क्यों है आत्मा। 32 आत्मा क्यों, बताइए कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है। पांचों रिटों के नाम लिख दीजिए। परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार परीक्षा, एक और थी परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, और एक नाम भूल रहा हूं, तत्काल दिमाग से उतर रहा है। परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, एक और थी, याद नहीं आ रही, तत्काल उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 रिटें जारी करती है। इसके माध्यम से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आपके मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। और याद आ रहा हो इसके आगे इनका मतलब भी लिख दीजिए, तो इससे स्पष्ट होगा कि 32। दूसरा आप लिखिए कि संविधान में व्यक्ति महत्वपूर्ण, मतलब व्यक्ति को ही महत्व दिया गया है ना, और फिर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो क्या है, मौलिक अधिकार उसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अधिकार महत्वपूर्ण। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है अनुच्छेद 32। तो क्या हो गया, अगर जो चीज आपकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा है, नहीं कि आदमी की रक्षा पर्टिकुलर देश में, तो क्या हो रहा है भारत में अगर अनुच्छेद 32 ना हो तो संविधान की जो मूल आत्मा है क्या है, मनुष्य, मूल में क्या है, मनुष्य है। तो मनुष्य के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, ये बात कहना उचित ही प्रतीत होती है कि अब ये जो है इसको आत्मा की संज्ञा जो B.R. अम्बेडकर ने दी है वो सही है। इस तरीके से मतलब एक बढ़िया सा आंसर आप बना के रख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाला सवाल नहीं है। और भी आपको कंटेंट क्या आ सकते हैं यहाँ इसमें लिखे जा सकते हैं, तो ऐसे करके आप इसका उत्तर बना सकते हैं। भाई संविधान के अंतर्गत, संविधान में क्या है, संविधान है नियम, और संविधान का अगर हम दर्शन की बात करें तो क्या है, व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसके मौलिक अधिकार। अगर उस मूल में हम जाएं संविधान के, तो संविधान के मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकार, और उसको रक्षा करने के लिए क्या हथियार दिया गया, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 स्वयं में मूल अधिकार है। तो ऐसे में जो चीज आपके मौलिक अधिकारों के, यानी मनुष्य के या मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही है, वो जाहिर सी बात है कि संविधान की आत्मा कहलाने लायक है। ठीक है, इस तरीके से करके उत्तर को अपने समाप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना में एनजीओ को परिभाषित करना है कि गैर सरकारी संगठन वो संगठन होते हैं जो, परिभाषित कर दीजिए, जो राष्ट्रीय लोक महत्व के मुद्दों पर या ऐसे स्थितियों, ऐसे ही अन्य मुद्दों पर लोगों की सहायता और सहयोग प्रदान करते हैं। ये गैर सरकारी संगठन सरकारी नहीं होते हैं, सरकार के इतर जो है संचालित किए जाने वाले संगठन होते हैं। सरकार से ये एक निश्चित जो है फंड अर्जित करते हैं अपने कार्यों को संचालित करने में। ठीक, अब इसके बाद आपने बता दिया कि ये क्या होता है एनजीओ। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में, तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में एनजीओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लिख के हेडिंग बनाइए, उसमें पहले आप बता दीजिए सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या है, यही सामाजिक क्षेत्र में लोगों में सक्रियता, लोगों के पारिवारिक समस्या उनका समाधान करने के लिए बहुत सारे एनजीओ बने हुए हैं, जिसमें पति पत्नी विवाद, ठीक है, घरेलू झगड़ों को निपटाने के लिए एनजीओ भी बने हैं। उनको मतलब कि एक तरीके से वो करते हैं, ये क्या कहते हैं उसे, मेंटली प्रिपेयर कराना, या फिर साथ में उनका काउंसलिंग टाइप काम करते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में कई एनजीओ, नाम याद आए तो लिख दीजिए आप। उसी तरीके से लिखिए पर्यावरणीय क्षेत्र, यानी कि ग्रामीण विकास में आप डाल सकते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में कई एनजीओ लगे हुए हैं जो क्या क्या रहे हैं, किसानों को क्या कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं किस चीज के लिए, एक सफल खेती और एक उन्नत कृषि करने के लिए। फिर
इसके बाद गांव की महिलाओं को विकास में, महिला विकास में कई एनजीओ लगे हैं, सखी, समृद्धा, स्वधारा, इस तरह की कई योजनाएं, कई मतलब एनजीओ हैं जो महिला विकास में जो है कार्य कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। इसके साथ साथ साक्षरता के लिए कई एनजीओ काम कर रहे हैं, बाल ज्योति, ठीक है, किरण, आशा की किरण, इस तरीके से करके कई एनजीओ हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। साथ साथ बाल विकास मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके पोषण से लेकर उनके शिक्षा तक में काम बहुत सारे एनजीओ कर, जैसे क्राई हो गया, आपका स्माइल हो गया, परिमल फाउंडेशन हो गया, इस तरीके के बहुत सारे एनजीओ जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में या बिल एंड मेलिंडा गेट्स, आपका स्माइल, यूनिसेफ के कई प्रोग्राम जो है चलाए जा रहे हैं। तो ये सब जो है एनजीओ के माध्यम से संचालित होकर ग्रामीण स्वास्थ्य में भी इनकी भूमिका अग्रसर रूप में देखी जा सकती है। साथ साथ में स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता के लिए खासतौर से स्वच्छ भारत मिशन के बाद जो है कई एनजीओ जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़कर ग्रामीण विकास में और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उनके अगर दो नाम याद आते हो तो उनके नाम डाल के अपने उत्तर को प्रतिपुष्ट कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस अपने आंसर को निष्कर्ष के माध्यम से देखिए, एनजीओ की भूमिका उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में बखूबी और स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। एनजीओ के माध्यम से ही जो है ग्रामीण विकास में कई क्षेत्रों में सफल जो है इनका क्या कहते हैं कि सफल जो है क्रियान्वयन इनका संचालित किया जा रहा है। परंतु कुछ समस्याएं भी इन एनजीओ में देखने को मिल रही हैं जिनका समाधान करना चाहिए, जैसे कि भ्रष्टाचार की समस्या, फंड को जो है कहीं और इस्तेमाल करना, काला धन जो है संचालित होना इनके माध्यम से। इन चीजों को जो है इन चीजों से ऊपर उठ के एनजीओ को जो है अपनी स्पष्ट भूमिका को रखते हुए समाज कल्याण में एक बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। इस तरीके से करके आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ने पेपर 2 की शुरुआत की है। कल कोशिश करूंगा कि पेपर इसके आगे के 2 क्लासेस, एक क्लासेस फिलहाल ले लूं कल सैटरडे है तो कल और क्लास ले लूंगा, तो आपके 10 क्वेश्चन इसके पूरे हो जाएंगे, रहेंगे 10, तो उनको फिर देखते हैं, जल्दी उनको भी लेकर आएंगे हम लोग। PS10 कोड का जरूर यूज कीजिएगा अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, ताकि आपको फीस में क्या मिले, 10% का डिस्काउंट मिल जाए। अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप अनअकैडमी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जो मैंने शुरू में बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, उन कोर्सेज पे आ जाइए, ताकि आपका पीसीएस 2021 जो है सुरक्षित हो जाए। आरओ 2021 प्लीज सुरक्षित हो जाए। ऑप्शनल वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पवेड वाले बच्चे जो हैं इसमें जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको ऑप्शनल और सारी जीएस का कंटेंट मिल रहा है, इतनी कम फीस पे कहीं नहीं मिलेगा। आप अनअकैडमी से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, PS10 कोड का यूज जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों को 10% मिल जाए डिस्काउंट। और इसी तरीके से मेरे द्वारा प्लस पर भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम डिटेल में चल रहा है, वहां पर एकदम सिस्टमेटिक वे में होगा। अभी तो मैंने आपको एक छोटी सी झलकी दी है सिर्फ। इस तरीके के आंसर राइटिंग प्रोग्राम संचालित कराए जाएंगे, जिसमें आपको डिटेल में वहां पर टाइप नोट, प्रिंटेड नोट्स और पीडीएफ रूप में सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ तो मुझे तत्काल लिखना था सारा, ताकि आप लोगों को एक आंसर बनवा सकूं। वहां मैं पहले पीडीएफ रूप में बना के लाऊंगा और आप लोगों को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन वहां पर उपलब्ध होगा। तो दोस्तों PS10 कोड जरूर यूज कीजिएगा और अनअकैडमी से जुड़िए, और आपके 10% का डिस्काउंट भी होगा, साथ में मेरे क्रेडिट्स बढ़ जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। डेली क्लासेस 1 PM पे आ रही हैं, और कल और इसमें इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर अपने हम मॉडर्न हिस्ट्री वाले टॉपिक पर आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।